और चलिए 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की ही। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना। हरियाणा को जल्द नया विधान भवन मिलने की उम्मीद है और इसी के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में साइट का मुआयना किया। इस दौरान खबरें अभी तक ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। हरियाणा को जल्द नया विधान भवन मिलने की उम्मीद है। इसी के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में साइट का मुआयना किया। इस दौरान खबरें अभी तक ने उनसे खास बातचीत की। हरियाणा को अपना विधान भवन मिलने की ओर सरकार की ओर से एक और कदम आगे बढ़ाया गया। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जमीन देने की अनुमति के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर ने कलाग्राम में साइट का मुआयना किया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फाइनल जो परसों बैठक हुई थी उसमें 3 साइट्स उन्होंने हमें ऑफर की थी कि ये 3 साइट्स हैं, इनमें से आप कोई चॉइस करिए। आज वो साइट्स को देखने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये जो यहाँ पर आए थे और हमने ये जो जगह देखी है, ये जो IT पार्क रोड है, जो मैं समझ बहरहाल अब साइट फाइनल करने के बाद बाकी फॉर्मेलिटीज जल्द पूरी होगी और उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन को प्रपोजल भेजा जाएगा। अनिल मोर, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। तो हरियाणा की काफी समय से ये मांग थी और फिलहाल ये मांग पूरी होती भी नजर आ रही है। और चलिए अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत हो रही है। पंचकुला में केंद्रीय मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत करेंगे। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। हरियाणा और अन्य प्रांतों के लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के उद्घाटन अवसर पर पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर नजर आएगा। इन खेलों के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों को हरियाणा की मेजबानी का सुखद अनुभव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला से इन खेलों का विधिवत रूप से आगाज करेंगे। इस उद्घाटन समारोह के लिए विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। मुख्य मंच को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। साथ ही खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, मैदान में बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई हैं ताकि दर्शकों को अविस्मरणीय क्षणों का अनुभव हो। हरियाणा की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 13 जून 2022 तक राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण साई, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 8,500 एथलीट भाग लेंगे। तो खेलो इंडिया का आगाज हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। काफी ज्यादा भव्य ये कार्यक्रम रहने वाला है और साथ ही आपको बता दें 8,000 से ज्यादा देश के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी इस दौरान पहुंचेंगे और अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाएंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खेलो इंडिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है, लिहाजा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। हरियाणा में आज से खेलो इंडिया का आगाज होने जा रहा है। खेलो इंडिया के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे खिलाड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सुनिश्चित किए हैं। दरअसल विज ने पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विज ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं इससे पहले विज ने खेल स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स के तहत 25 खेलों में पूरे देश से करीब 8,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विज ने महिला पुलिस की तैनाती के साथ साथ महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के आदेश भी दिए ताकि खेलों में हिस्सा लेने वाली युवा खिलाड़ियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। विज ने अधिकारियों को स्टेडियम की चारों तरफ डायल 112 की होर्डिंग भी लगाने के आदेश दिए हैं ताकि दूसरे राज्य से आने वाले खिलाड़ियों और स्टाफ को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे डायल 112 पर संपर्क कर लें। खेलो इंडिया की मेजबानी हरियाणा कर रहा है और ऐसे में हरियाणा की ओर से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचेंगे वो हरियाणा के सत्कार को भी समझे, क्योंकि हरियाणा अक्सर अपनी परंपराओं और सत्कार को लेकर जाना जाता है, मेहमान नवाजी को लेकर जाना जाता है। तो इसी का ध्यान रखते नजर आए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग है और पार्टी से नाराजगी के बीच कुलदीप बिश्नोई दिल्ली पहुंचे।
कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अंतरात्मा के आवाज पर वो वोट डालेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले 2 बड़े राज्यों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। साथ ही चुनाव तक किसी को ये नहीं पता कि सीट किसकी झोली में गिरेगी। हरियाणा में सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस को है, जहां पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसी बीच अब पार्टी के नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि जो उनका मन कहेगा वो राज्यसभा चुनाव में वही करेंगे। वहीं राज्यसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर अब कुलदीप बिश्नोई से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसे लेकर मैंने फैसला नहीं किया है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा, किसी के कहने पर वोट नहीं दिया जाएगा। जहां भी त्रिशंकु होती है वहां भाजपा को फायदा होता है, किसी के दबाव में आकर वोट नहीं करूंगा। बिश्नोई ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात होने तक मैं कांग्रेस के किसी मंच पर नहीं जाऊंगा। वहीं विवेक बंसल की अगुवाई में विधायकों का परीक्षण शिविर चल रहा है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन भी रायपुर पहुंच चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का एक एक वोट कीमती है और ऐसे में देखना यह होगा कि कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी पार्टी आलाकमान और पार्टी के तमाम नेताओं के साथ चल रही है, क्या वो इस चुनाव पर भारी भी पड़ सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुनानगर के निर्मल टिम्बर के नाम से आड़त चलाने वाले अग्रसेन चौक निवासी प्रशांत कंबोज से रंगदारी मांगी गई है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। हरियाणा के व्यापारियों से रंगदारी मांगने का सिलसिला नहीं थम रहा। यमुनानगर के निर्मल टिम्बर के नाम से आढ़त चलाने वाले अग्रसेन चौक निवासी प्रशांत कंबोज से रंगदारी मांगी गई। उनकी व्हाट्सएप पर 20 लाख रुपए की रंगदारी के लिए मैसेज आया। ये मैसेज इंटरनेशनल नंबर से किया गया। धमकी मिलने के बाद से ही व्यापारी प्रशांत दहशत में है। फिलहाल पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि व्यापारी की ओर से शिकायत दिए जाने के बाद तुरंत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कहा कि किसी व्यक्ति ने गैंगस्टर की प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। धमकी दी थी कि पैसे न दिए जाने पर जान से मार देंगे। बताया गया कि इस मामले में टेक्निकल टीम और सीआईए की टीम ने एक्शन लेते हुए बीए फाइनल के छात्र को गिरफ्तार किया है, जो कि तेजली गांव का रहने वाला है। अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि व्यापारी की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में आरोपी तक पुलिस की टीमें पहुंची, गिरफ्तार किया गया, जांच जारी है। तो इस दौरान व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस की ओर से मुस्तैदी दिखाते हुए जल्द ही इस पूरे मामले का भांडाफोड़ भी किया गया। रुक करते अगली खबर का। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। इस दौरान आतंकियों की फायरिंग से सुरक्षा बल के 3 जवान और एक स्थानीय नागरिक घायल भी हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के ऋषिपोरा में शुक्रवार शाम को मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। वहीं आतंकियों की फायरिंग में सेना के 3 जवान और एक नागरिक घायल हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में ले जाया गया है, जहां सभी की हालत स्थिर है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के इलाके में होने की सूचना मिलते ही सेना और पुलिस ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान इलाके की नाकाबंदी भी कर आतंकियों को घेरना शुरू कर दिया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी मारा गया। बताया जा रहा है कि इलाके में अब भी 2 आतंकी छुपे हुए हैं। वहीं बडगाम में गुरुवार को ईंट भट्टे में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों पर हमला किया गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया था। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी और कश्मीरी गैर कश्मीरी सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही थी। तो लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ते गैर कश्मीरियों के खिलाफ जहां कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि इन अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बेखौफ आतंकियों ने कश्मीर में एक बार फिर बाहरी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो कश्मीर से पलायन भी शुरू हो गया है। प्रवासी लोग कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में टारगेट किलिंग बढ़ी है। 26 दिन में 10 लोगों की हत्या हो चुकी है। 2 लोगों का मर्डर कल हुआ था। इसमें एक बैंक मैनेजर विजय कुमार का नाम शामिल है। इसके बाद शाम को बडगाम में 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। एक प्रवासी मजदूर की मौत हो चुकी है।
जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आतंकियों द्वारा टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन करना शुरू कर दिया है। 26 दिन में 10 लोगों की हत्या आतंकी कर चुके हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं से दूसरे प्रदेशों में वहां जाकर काम करने वाले लोग घबरा गए हैं। लोग अब घाटी छोड़ रहे हैं। ड्यूटी दे रहे थे और उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। वैसे ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारी एक बहन स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर मारी गई। आज सुबह से 2 किलिंग्स माइनॉरिटी की हो चुकी हैं। तो हम लोगों ने जब सुना आज सुबह तो हम आज निकल गए। हम मजबूर हो गए वहां से निकलने के लिए। तो ऐसे में जो लोग गैर कश्मीरी हैं उनका पलायन बढ़ चुका है। वहीं विपक्ष की ओर से लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ कश्मीर फाइल्स देखने का ही वक्त था या फिर कश्मीरियों के लिए वाकई कुछ करने का भी वक्त है। रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। कानपुर के बेगमगंज में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 एफआईआर पुलिस की तरफ से, जबकि तीसरी एफआईआर मारपीट और तोड़फोड़ के शिकार हुए शख्स की ओर से दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने जानकारी दी है कि कानपुर हिंसा में 13 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद अब तक 26 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी गाड़ियों से इलाके में राउंड लगा रहे हैं, जबकि डीएम नेहा शर्मा, पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा, मंडल आयुक्त राजशेखर पैदल ही इलाके में गश्त कर लोगों में सुरक्षा का विश्वास जगा रहे हैं। बेगमगंज यतीम खाना नई सड़क इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि कानपुर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगे और हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। पुलिस की ओर से अपील की गई है कि आम जनता इस बात का ध्यान रखे कि अमन, शांति और चैन यहां पर बरकरार रहे, जिसको लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 3962 नए मामले सामने आए। वहीं 26 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में तेजी देखने को मिली थी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के कुल 3962 नए मामले सामने आए। वहीं 26 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या में भी बड़ा उछाल आया, जो अब 22,416 तक पहुंच चुके हैं। वहीं एक दिन पहले यानी शुक्रवार को भी देश में 4000 के करीब कोरोना केस सामने आए थे। 3 जून को संक्रमण के 4000 के पार नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 10 मरीजों की मौत भी हुई है। भारत में 84 दिन के बाद एक दिन में कोविड-19 के 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। भारत में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 4 करोड़ 31 लाख के पार हो चुकी है। वहीं 5,24,670 लोगों ने अब तक कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। तो देश में करीब पिछले 24 घंटे में 4000 के करीब मामले सामने आए हैं। भले ही कोरोना को लेकर ये खबरें सामने आ रही हो कि शायद कोरोना अब हमारे बीच से जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमें एहतियात जरूर बरतना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बार मानसून ने जल्दी दस्तक दे दी। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून के पहुंचने का कारण असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। दक्षिण पश्चिमी मानसून तय समय से 4 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून के पहुंचने के कारण असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा है कि उत्तरी ओडिशा के तटीय हिस्से और पश्चिम बंगाल के गंगा वाले हिस्से पर एक चक्रवाती परिसंचरण बनने और बंगाल की खाड़ी में पूर्वोत्तर भारत की ओर तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने के कारण अगले 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होगी। आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य हिस्सों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। साथ ही ये मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के ज्यादातर हिस्सों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने मानसून की शुरुआत के कारण 8 जून की सुबह तक कूच बिहार, जलपाईगुड़ी,
अलीपुरद्वार और कलीपोंग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा वाले इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल मानसून ज्यादा जल्दी आ गया है और ऐसे में अगर बात मेघालय और असम की जाए तो यहां पर बारिश की संभावना जताई गई है और इस बारिश से नुकसान भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुनानगर जिले में 2 दिन पहले एक सिरफिरे आशिक ने युवती के साथ हुए विवाद के बाद देर रात फायरिंग की और अब पुलिस ने आरोपी को 36 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर दिखाया है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस सिरफिरे आशिक पर फ्रेंडशिप का ऐसा भूत सवार था कि एक लड़की से फ्रेंडशिप को लेकर हुए विवाद के बाद इस आशिक ने रात को जमकर उत्पात मचाया। यमुनानगर की मधु कॉलोनी में देर रात फायरिंग की, इलाके में अपने नाम की दहशत कायम करने की कोशिश कर मौके से फरार हो गया। फ्रेंडशिप में हुए विवाद को लेकर सिरफिरे आशिक ने लोगों की रात की नींद उड़ा दी थी। वहीं यमुनानगर की पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 36 घंटे में ही सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया। यमुनानगर पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि गगन का लड़की से फ्रेंडशिप को लेकर विवाद था। आरोपी ने पहले तो युवती को फोन किया, फोन पर बहस हुई और फिर आरोपी ने इलाके में पहुंचकर फायरिंग कर दी। जो है इनकी फ़ोन पे बहस हुई और उसके बाद जो है ये इस कदर तक बढ़ गई कि इन्होंने आके यहाँ पे फायरिंग की। जो इसमें वारदात में वेपन है वो भी रिमांड के दौरान हमारी कोशिश रहेगी कि उसको रिकवर किया जाए। तो पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी और महज 36 घंटों के अंदर ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने दिखाया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई। इस पर पीटीआई ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला शुरू करने पर विचार कर रही है। सरकार पिछले महीने यहां एक विरोध प्रदर्शन के दौरान फेडरेशन पर हमले की साजिश रचने के लिए इमरान खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला चलाए जाने पर विचार कर रही है। वहीं सरकार पर समय पूर्व चुनाव के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से 25 मार्च को ये मार्च निकाला गया था। हालांकि अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़प हुई। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार इमरान खान और अन्य के खिलाफ उचित कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है और गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्रियों महमूद खान और खालिद खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है। तो शहबाज शरीफ पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, जो कि इमरान खान के समर्थक हैं उनकी ओर से। अब ऐसे में देखना होगा कि सुरक्षा में जो कटौती की गई है, क्या वो सुरक्षा इमरान खान को वापस मिल पाती है या नहीं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन पूरे होने के बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अलग अलग देशों से समर्थन मांगने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। यूक्रेन ने भारत से कहा कि जंग खत्म होने के बाद वो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी बने। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन हो गए हैं और यूक्रेन लगातार अलग अलग देशों से रूस के खिलाफ समर्थन मांग रहा है। यूक्रेन ने भारत से कहा है कि जंग खत्म होने के बाद वो यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी बने। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर इस बारे में भारत के साथ संपर्क साधा है। यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि जंग के बाद बुनियादी सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने के काम में भी भारत मदद करेगा। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के लिए पोस्ट वॉर सिक्योरिटी और पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन ये दोनों बेहद अहम मुद्दे हैं। साथ ही दवाएं, तकनीकी और आर्थिक मदद की भी वो भारत से उम्मीद कर रहा है। अब तक भारत वहां 230 टन दवाई और मानवीय मदद से जुड़ी अन्य चीजें भेज चुका है। इनमें से सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनियों से दी गई मदद भी शामिल है। दवा कंपनियों ने 7 से 8 मिलियन डॉलर की मदद भेजी है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके हेडक्वार्टर्स तो भारत में है, लेकिन ऑफिस यूक्रेन और पूर्वी यूरोप में है। तो यूक्रेन की ओर से कोशिश की जा रही है, जो अभी भी देश कहीं ना कहीं रूस का समर्थन कर रहे हैं, रूस के साथ है, उन्हें भी अपने पक्ष में जुटाया जाए। देखना ये होगा कि जो यूक्रेन की ओर से मेहनत की जा रही है वो कितना रंग ला पाती है। रुक करते हैं अगली खबर का।
तुर्की देश का नाम बदल दिया गया है। अब इंटरनेट पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तुर्की के राष्ट्रपति भी योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र ने नए नाम को मंजूरी भी दे दी। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन ने पिछले दिसंबर में रीब्रांडिंग कैंपेन चलाया और देश की जनता से वादा किया कि देश का नाम बदलेंगे। एर्दोआन ने कहा कि तुर्की के लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का प्रतीक बनेगा। तो वही माना यह भी जाता है कि तुर्की में लोग अपने देश को टर्की कहते हैं, जो कि एक चिड़िया के नाम से मेल खाता है और इसी को लेकर बार बार देश के लोग मांग कर रहे थे कि देश का नाम कुछ अच्छा रखा जाए और इसीलिए अब तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। तो वही अब इस पर इंडिया में सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन ने योगी की राह अपनाई है। गौरतलब है योगी सरकार ने यूपी में शहरों के नामों को बदला। अब इसी पर इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है एर्दोआन योगी की राह पर चल निकले हैं। अब टर्की का नाम टर्की हो चुका है, यानी कि तुर्की हो चुका है और ऐसे में इंटरनेट पर सिर्फ और सिर्फ जहां चर्चा हो रही है वो तुर्की के पीएम एर्दोगान की तुलना की जा रही है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। बढ़ते अगली खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध और भी ज्यादा घातक होने वाला है क्योंकि अमेरिका अपना सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम यानी कि हिमरस यूक्रेन को दे रहा है। इसका इस्तेमाल अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ कर चुका है। चलिए बताते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। यूक्रेन में लगभग 100 दिनों से जारी युद्ध अब और विकराल रूप धारण कर सकता है। जमीन पर जारी युद्ध अब हवाई युद्ध में तब्दील हो सकता है क्योंकि अमेरिका अपना सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो युद्ध और भीषण रूप लेगा क्योंकि रूस अब तक इस युद्ध में भारी रहा है, लेकिन अमेरिका की मदद से यूक्रेन रूस के खिलाफ घातक हमला कर सकता है। अमेरिका जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है वो उसका इस्तेमाल तालिबान और आईएसआईएस के खिलाफ कर चुका है। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम है हिमार्स। इसकी खासियत यह है कि एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ये एक मोबाइल यूनिट है जो एक साथ कई सटीक निर्देशित मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। इसकी रेंज और सटीक टारगेट हिटिंग की वजह से हिमार्स को दुनिया के सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में गिना जाता है और अमेरिका यूक्रेन को यही M142 हिमार्स सिस्टम दे रहा है। इसमें MLRS का एडवांस वर्जन है जो कि 1970 के दशक में अमेरिका और दूसरे देशों के लिए विकसित किया गया था। तो आपको बता दें अमेरिका वैसे भी रूस का प्रतिद्वंदी है और अमेरिका की ओर से कोशिश की जाती है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का वो साथ दे और ऐसे में यूक्रेन की मदद वो कर रहा है अपने सबसे ज्यादा जो एडवांस मिसाइल है यानी कि हिमरस को यूक्रेन को देकर। और चलिए अब हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जेजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन चौधरी नू पहुंचे। इस दौरान मोहसिन चौधरी ने हरियाणा के डिप्टी सीएम के कार्यों की सराहना करने के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। देखिए। जेजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन चौधरी नूह के कस्बा पिनगवा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पिनगवा में जेजेपी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट जावेद खान के निवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यों की सराहना की। मोहसिन चौधरी ने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनता से जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा कर दिखाया है। 18 सीटों में से 4 जननायक जनता पार्टी और 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान, जिसमें हमारी नूह, डबवाली, नरवाना और टोहाना के हमारी जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बाकी जो नगर पालिका के इलेक्शन है वो हमने जिला इकाई पे छोड़ दिए हैं कि मोहसिन चौधरी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मोहसिन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसलिए वे अपने विधायकों को छुपाना चाहते हैं। मोहसिन चौधरी ने राज्यसभा की 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी मोहसिन चौधरी ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।